और एक कारोबारी की अनोखी पहल। दिवाली पर एक कारोबारी ने यह पहल की है। लक्ष्मी पूजन के बाद की अपने कर्मचारियों की पूजा, अपने कर्मचारियों को भगवान मानकर उनकी पूजा की। करीब 20 साल से वो इन कर्मचारियों के साथ काम कर रहे हैं। ये एक अनूठी पहल आप देख सकते हैं। ये कारोबारी अपने तमाम कर्मचारियों को अपने घर पर बुलाया। 20 साल से वो इन कर्मचारियों के साथ काम कर रहा है और इन सभी कर्मचारियों की भगवान मानकर इस कारोबारी ने पूजा की है। राजसमंद से एक खबर है। मेरे कर्मचारी ही मेरी पूंजी है, तो कर्मचारी से सारा बिजनेस चलता है। तो कर्मचारी के बगैर कोई काम नहीं हो सकता है। कर्मचारी मेरे घर के सदस्य की तरह है। ये हम आपस में मिलकर अपने जैसे ही रहते हैं। कभी कभी एक दूसरे को ऐसे समझते हैं हमारा कर्मचारी है। कर्मचारी है तो हम हैं, तभी अपना बिजनेस आगे बढ़ सकता है। कर्मचारी परिवार का सदस्य की तरह रहते हैं। हम सब मिलजुल के काम करते हैं। हर दीपावली का हर साल हर दीपावली पे इसी तरह से सबको शुभकामनाएं बांटते हैं। आज इस साल का दूसरा और अंतिम सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। ये सूर्य ग्रहण देश के कई इलाकों में दिखेगा। सूर्य ग्रहण भारतीय समय के अनुसार सबसे पहले आइसलैंड में दोपहर 2:29 पर शुरू होगा, जो शाम 6:20 पर अरब सागर में खत्म होगा। हमारे देश में सूर्य ग्रहण शाम करीब 4:29 से शुरू होकर शाम 6:09 पर खत्म हो जाएगा। इस साल 30 अप्रैल को पहला सूर्य ग्रहण 2022 को लग चुका है। आज दिनांक 25/2022 को सूर्य ग्रहण होने जा रहा है और सूर्य ग्रहण का जो प्रारंभ का जो समय है वो दोपहर में 2:59 से प्रारंभ होगा, जो कि 6:32 तक चलेगा। सूर्य ग्रहण के अंतर्गत जो सूतक का जो समय है वो सुबह 4:32 से लेके और जब तक कि सूर्य ग्रहण समाप्त नहीं हो जाता, यानी कि मोक्ष नहीं हो जाता, वो 6:32 तक है। सूर्य ग्रहण के दौरान सभी पूजा पाठ या किसी भी प्रकार के कार्य वर्जित होते हैं और इस सूर्य ग्रहण का जो प्रभाव है निश्चित रूप से कुछ राशियों पर दुष्प्रभाव डालने वाला रहेगा। और वो राशियां हैं वृष राशि, मिथुन राशि, कर्क राशि, धनु राशि, मकर राशि, कुंभ राशि और मीन राशि। बाकी की राशियों पर शुभ फलदायी रहेगा। ऐसी स्थिति में सूर्य ग्रहण निश्चित रूप से हमारे वैश्विक स्तर पर भी दिखाई पड़ेगा, लेकिन हिंदुस्तान के उत्तर पूर्व के जो इलाके हैं वहाँ पर ही सूर्य ग्रहण का प्रभाव देखने को ज़्यादा मिलेगा। हालांकि थोड़ा बहुत जो सूर्य ग्रहण का जो समय है वो दोपहर 4:32 से लेके और 6:32 के बीच में सूर्य ग्रहण की जो स्थिति है वो अपने पीक पर रहेगी। उस समय पर कोई भी प्रकार का घर से बाहर निकलना या किसी प्रकार का खान पान करना निषेध है और पूजा पाठ तो निश्चित रूप से निषेध है ही। और चूरू में दीपावली की रात आतिशबाजी करते समय 25 से ज्यादा लोग घायल हो गए। घायल लोग इलाज के लिए राजकीय भरतिया जिला अस्पताल के आपातकालीन वार्ड पहुंचे। इनमें से कई को गंभीर चोटें आई हैं। घायलों में बच्चे भी शामिल हैं। अधिकतर को इलाज के बाद छुट्टी दे दी गई, लेकिन गांव राजपुरा के 12 साल के लड़के की हालत गंभीर होने पर उसे जिला अस्पताल रेफर करना पड़ा। 8 बजे के बाद से अभी 12 बजे तक करीब 25-30 पेशेंट जो पटाखों से हाथ पैर जल के आए, उनमें से एक बच्चा थोड़ा सीरियस था, उसको बीकानेर रेफर किया, बाकी का इलाज करके। लेक सिटी उदयपुर में पुलिस के एक जवान के जन्मदिन को पुलिस के अधिकारियों ने यादगार बना दिया। दिवाली के मौके पर बाजार में ड्यूटी दे रहे कांस्टेबल के जन्मदिन की जानकारी पुलिस अधिकारियों को मिली तो सबने मिलकर जवान के जन्मदिन को मनाने का फैसला लिया। आईजी प्रफुल्ल कुमार, एसपी विकास शर्मा, एडिशनल एसपी चंद्रशील ठाकुर सहित डिप्टी और कई थानाधिकारी केक लेकर कांस्टेबल के पास पहुंचे और केक काटकर जन्मदिन मनाया। वहीं इस दौरान सभी ने केक खिलाकर जवान को शुभकामनाएं दी। कोरोना काल के 2 साल बाद जोधपुर में धूमधाम से दिवाली मनाई गई। जिला कलेक्टर के एक छोटे से अनुरोध के बाद शहर वासियों ने घरों, कारोबारी प्रतिष्ठानों को जमकर सजाया। आकर्षक रोशनी से पूरा शहर जगमगा गया। इनमें 4 चांद लगाया जोधपुर की ऐतिहासिक भव्य इमारतों में। जोधपुर के रेलवे स्टेशन की बात करें तो सतरंगी रंगों से सरोवार यहाँ का रेलवे स्टेशन एक अलग ही नजारा पेश कर रहा था। रोशनी में नहाए शहर को हर कोई अपनी यादों में कैद करने को आतुर दिखा।
लोगों ने जगह जगह सेल्फी खींची। इसके साथ ही कई जगह सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। जिला कलेक्टर ने विभिन्न व्यापार मंडलों द्वारा दीपावली के पर्व पर शहर में रोशनी और साज सज्जा करने की सराहना करते हुए सभी के सुख समृद्धि के लिए शुभकामनाएं दी। दिवाली के दिन भारत का मान बढ़ा है। भारतीय मूल के सांसद ऋषि सुनक ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पद की रेस को जीत लिया है। कंजर्वेटिव पार्टी ने ऋषि सुनक पर भरोसा जताया। वहीं उनकी इस जीत के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने भी उन्हें बधाई देते हुए भारत और ब्रिटेन के संबंधों को और मजबूत करने का भरोसा जताया है। ब्रिटेन को मिला भारतीय मूल का पीएम। ऋषि सुनक होंगे अगले प्रधानमंत्री। विरोधियों को लंबे अंतर से पछाड़ा। दिवाली के दिन भारत का मान बढ़ा है। भारतीय मूल के सांसद ऋषि सुनक ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पद की रेस को जीत लिया। ब्रिटेन की प्रधानमंत्री लिज ट्रस के इस्तीफे के बाद खाली हुई कुर्सी के कई दावेदार थे, लेकिन जब कंजर्वेटिव पार्टी का नेता चुने जाने का वक्त आया तो पूर्व प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन अपने समर्थन में सिर्फ 100 सांसद जुटा पाए। वहीं सुनक की प्रतिद्वंदी मानी जा रही पेनी मॉर्डर्न को महज 36 सांसदों का समर्थन हासिल हुआ, जिसके बाद उन्होंने अपना नाम हटाते हुए सुनक को समर्थन देने का ऐलान कर दिया और इस तरह ऋषि सुनक ब्रिटेन के अगले प्रधानमंत्री बनने की रेस जीत गए। I am humbled and honoured to have the support of my parliamentary colleagues and to be elected as leader of the Conservative and Unionist Party. बोरिस जॉनसन की सरकार में वित्त मंत्री रहने वाले ऋषि सुनक पहले भी इस पद के दावेदार थे, लेकिन लिज ट्रस ने उनसे ज्यादा वोट पाकर ब्रिटेन के पीएम की कुर्सी अपने नाम कर ली थी। हालांकि देश में पैदा हुए आर्थिक संकट को काबू न कर पाना उनकी विफलता साबित हुई, जिसके बाद उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। इसलिए उनके बाद कंजर्वेटिव पार्टी ने भरोसा ऋषि सुनक पर जताया, जिन्होंने कोरोना काल के दौरान सरकार का आर्थिक मैनेजमेंट बहुत जबरदस्त तरीके से किया था। We face a profound economic challenge. We now need stability and unity, and I will make it my utmost priority to bring our party and our country together. और उनकी यही खूबी उन्हें पार्टी के बड़े नेताओं और जनता का चहेता बनाती गई, जिसके दम पर उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन को तक पटखनी दे दी। जानकारी के मुताबिक सुनक 28 अक्टूबर को प्रधानमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। लिज ट्रस जो केयरटेकर प्रधानमंत्री हैं जाएंगी बकिंगहैम पैलेस और किंग चार्ल्स को अपना इस्तीफा देंगी। उसके बाद किंग चार्ल्स एक निमंत्रण देंगे ऋषि सुनक को कि वो सरकार बनाए। और उनका ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बनना अपने आप में ऐतिहासिक है, क्योंकि ये पहली बार है जब भारतीय मूल का कोई शख्स ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बनने वाला है। सिटी जयपुर में दिल्ली के इंडिया इंटरनेशनल सेंटर की तर्ज पर राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर बनाया जा रहा है। इस पर करीब 130 करोड़ रुपए की लागत आई है। राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर का निर्माण राजस्थान की स्थापत्य कला की तर्ज पर किया जा रहा है। इसमें जोधपुर, जैसलमेर और राजस्थान के अन्य जिलों के विशेष पत्थर लगाए जा रहे हैं। ओटीएस के पास 2.98 हेक्टेयर यानी 29,800 स्क्वायर मीटर में भव्य बिल्डिंग तैयार की गई है। दिल्ली के इंडिया इंटरनेशनल सेंटर की तर्ज पर राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर भी गवर्निंग बॉडी होगी। इसमें एजुकेशनल आयोजनों के साथ ई लाइब्रेरी की सुविधा मिलेगी। तर्ज के ऊपर राजधानी जयपुर के अंदर राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर बनकर तैयार हो चुका है। बहुत जल्द इस सेंटर की सौगात मिलेगी। ये जो पूरा जो प्रोजेक्ट है उसकी खास ये बात है कि करीब 3 हेक्टेयर क्षेत्र के अंदर ये सेंटर बनाया गया है। इसके अंदर जो एरिया है तकरीबन 29,800 स्क्वायर मीटर यहाँ पर जो फ्लोर एरिया है। इसके जो सबसे जो खास बात है वो यहाँ की जो कला संस्कृति और विरासत है राजस्थान की, उस कला संस्कृति को इस इंटरनेशनल सेंटर के अंदर उकेरा गया है। आप यहाँ पर देख रहे हैं जो जैसलमेर की जो हवेलियाँ हैं उनकी यहाँ पर जो जालियाँ हैं, वहीं अगर आप इसके दूसरी ओर देखेंगे यहाँ पर जो जोधपुरी पत्थर है वो यहाँ पर टोन देने की कोशिश की गई है। सबसे बड़ी यहाँ पर ये जो बात है, इस पूरे सेंटर के अंदर जो राजस्थानी कलाकृति के जो मॉन्यूमेंट्स हैं वो यहाँ पर अपने आप में यहाँ पर आकर्षित यहाँ पर जो आने वाले जो लोग हैं उन्हें करेंगे।
तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि एक जो लंबे समय से जो यहाँ पर जो कॉन्फ्रेंस हॉल सेमिनार को लेकर जो लोगों को एक जो कमी खलती थी, वो कमी को राज्य सरकार जल्द पूरा करने जा रही है। ये जो सेंटर आप देख रहे हैं, बहुत जल्द ये पूरे प्रदेशवासियों को मिलेगा। न्यूज़ 18 के लिए रोशन शर्मा की रिपोर्ट। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के निर्देशन में इस सेंटर की परिकल्पना की गई थी और आज ये साकार होने के नज़दीक पहुंच गया है। एक बहुत ही भव्य बिल्डिंग और इसका जो इंटीरियर है वो उससे भी भव्य है। आपने अभी कुछ देखा होगा इसको, और आने वाले शीघ्र ही कुछ समय में ही हम इसका उद्घाटन भी करने जा रहे हैं। और जो दिल्ली में IIC है, इंडिया इंटरनेशनल सेंटर, उसी तरह से बहुत कुछ यहाँ भी रहेगा राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में। यहाँ पूरी जो कल्चरल गतिविधियाँ हैं, आर्ट की गतिविधियाँ हैं, यहाँ पर रेस्टोरेंट्स रहेंगे, मिनी ऑडिटोरियम्स हैं, बड़ा ऑडिटोरियम है, कॉन्फ्रेंस हॉल्स रहेंगे। तो सारी जो इंटेलेक्चुअल हैपनिंग प्लेस होगा ये पूरे जयपुर शहर का। श्रीगंगानगर से खबर है, केसी सिंहपुर में 2 गुटों में जमकर गोलियां चली। बाइक सवार युवकों ने कार पर फायरिंग की। फायरिंग से बचने के चक्कर में ट्रोले से कार भिड़ गई। घायल युवकों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बदमाशों की धरपकड़ के लिए पुलिस की नाकेबंदी जारी है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए गंगानगर से हमारे संवाददाता अशोक हमारे साथ जुड़ गए। अशोक, क्या अपडेट इस वारदात के बारे में? देखिए, अपडेट सबसे पहले ये है कि इसमें जो एक गंभीर घायल तो है ही है, लेकिन बाकी अन्य जो 3 गंभीर घायल हुए हैं उन चारों युवकों को ही श्री गंगानगर के जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया है। पूरा का पूरा मामला ये पुरानी रंजिश को लेकर बताया जा रहा है, जहां पर कुछ दिनों पहले भी दोनों ही गुटों के बीच विवाद हुआ और इसी विवाद के चलते आज कार सवार 4 युवकों के ऊपर बाइक पर सवार होकर आए तकरीबन आधा दर्जन युवकों ने, बदमाशों ने फायरिंग कर दी। और फायरिंग से बचने के लिए कार जब तेज स्पीड से भागने लगी तो केसरी सिंहपुर के उधम सिंह चौक पर एक ट्रोले के नीचे जा घुसी। रफ्तार इतनी तेज थी कार की, वो ट्रोले के बिल्कुल नीचे चली गई। बड़ी मुश्किल से स्थानीय लोगों ने इस कार को ट्रोले के नीचे से बाहर निकाला और फिर ट्रोले के नीचे फंसने से जो कार की हालत है वो अपने आप में बयां करती है कि कितनी मुश्किल रही होगी चारों गंभीर घायल युवकों को इस कार से बाहर निकालने में। फिलहाल चारों युवकों को बाहर निकालने के बाद में प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। साथ ही साथ जो स्थानीय पुलिस है और आसपास के जो थाना क्षेत्र हैं वहां पर नाकाबंदी चालू कर दी गई है ताकि हमलावर युवक जो बाइक पर सवार होकर आए थे उनको जल्द से जल्द पकड़ा जा सके। जी आसिफ जी। अशोक, जिस तरीके से गैंग वारदातें करती है, साफ तौर पर एक गैंग की जो है वो हरकत ये नजर आ रही है। आम शहर में भी इससे जो है वो भय का माहौल पैदा होता है और कहीं ना कहीं जो है वो लोगों के अंदर त्योहार के मौके पर इस तरह की जब घटना सामने आती है तो कानून व्यवस्था पर भी कई तरीके के सवाल खड़े होते हैं। अशोक, निश्चित तौर पर आसिफ जी, त्योहारी सीजन है। त्योहारी सीजन के दौरान जहां पुलिस प्रशासन लगातार हर व्यवस्था को चाक चौबंद बनाने में जुटा हुआ है, वहीं केसरी सिंहपुर के उधम सिंह चौक पर दिन दहाड़े 2 गुटों में इस तरह से फायरिंग होना और फायरिंग की वजह से इस हादसे का अंजाम देना अपने आप में बयां करता है कि कहीं न कहीं लॉ एंड ऑर्डर पे तो सवाल खड़े हो ही रहे हैं, साथ ही साथ आम लोगों के बीच में भी एक बड़ा पैनिक क्रिएट होता है। सबसे खास बात यह कि जब कुछ दिनों पहले दोनों ही गुटों के बीच में जब तनाव जैसी स्थिति बन गई थी तो स्थानीय लोगों को भी या स्थानीय जो पुलिस के जो मित्र होते हैं या फिर पुलिस कांस्टेबल्स होते हैं उनको भी इस मामले को लेकर थोड़ा सा अलर्ट रहना चाहिए था। जी, जानकारी के लिए अशोक आपका धन्यवाद। गंगानगर में 2 गुटों में फायरिंग हुई और ये कार की तस्वीरें आप यहां पर देख सकते हैं। फायरिंग से बचने के लिए इस कार ने एक ट्रॉली के अंदर कार को डाल दिया है और बाइक सवार युवकों ने इस पर फायरिंग की है। ताबड़तोड़ फायरिंग हुई और इसी चक्कर में कार ट्रोले से जाकर भिड़ गई। सरे बाजार ये फायरिंग हुई है। अब ऐसे में कानून व्यवस्था को लेकर भी यहां कई तरीके के सवाल खड़े होते हैं। फिलहाल आरोपी फरार हैं, पुलिस ने नाकेबंदी करवा दी है, लेकिन पुलिस के हाथ अब तक खाली हैं। और ये खबर बूंदी से, वेयर हाउस में गिरने से मजदूर की मौत हो गई। वेयर हाउस में मजदूर काम कर रहा था। घटना के बाद मौके पर पुलिस पहुंची, मृतक के शव को मोर्चरी में रखवाया। रामगंज बालाजी की ये घटना है। एक वेयर हाउस था जिसमें मजदूर काम करता था। चैन सिंह हमारे साथ जुड़ गए। चैन सिंह, कुछ जानकारी मिल पाई, यह हादसा कैसे हुआ? बालाजी में एक वेयर हाउस के निर्माणाधीन वेयर हाउस का काम चल रहा है। वहाँ पे जो लोहार कटला निवासी जो 38 वर्षीय मोहसिन खान
काम कर रहा था। इस दौरान जो काम करने के दौरान पैर फिसलने से ये नीचे गिर गया। नीचे गिरने से इसकी मौके पे ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलने के बाद सदर थाना पुलिस मौके पे पहुंची है और मृतक मोहसिन खान का जो शव है जिसको बूंदी जिला चिकित्सालय मोर्चरी में रखवाया गया है और मामले की जांच की जा रही है। जी चैन सिंह, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। बूंदी में एक मजदूर की मौत। वेयरहाउस में काम करते समय ऊंचाई से मजदूर गिर गया, जिसके चलते उसकी मौत हो गई। प्रदेश में किसानों को रबी फसल की बीज खरीदी के लिए गहलोत सरकार ने नया नवाचार किया है। चुनावी साल में राजस्थान बीज विकास निगम ने नवाचार किया। बीज निगम चेयरमैन धीरज गुर्जर ने बताया कि इस योजना में बीज निगम के बीज खरीदने वाले किसानों को पुरस्कृत किया जाएगा। बीज निगम की ओर से प्रदेश के सभी जिलों में 51 बम्पर पुरस्कार दिए जाएंगे। प्रथम पुरस्कार के रूप में किसानों को ट्रैक्टर दिया जाएगा। इसके बाद 20 विजेताओं को राज्य सरकार खाद और रसायनों के छिड़काव के लिए स्प्रे मशीनें पुरस्कार के रूप में देगी। जिला स्तर पर विजेता किसानों को किसान टॉर्च सहित कई उपहार दिए जाएंगे। इस तरह कुल 4 करोड़ के पुरस्कार बांटे जाएंगे। दस से 12 करोड़ रुपए का सालाना प्रॉफिट राजस्थान राज्य बीज निगम का रहता है। तो मैंने किसान का बेटा हूं, मैंने ये बात सोची कि ये जो प्रॉफिट मिलता है हमको किसान से मिलता है, तो इस प्रॉफिट का एक हिस्सा किसानों के पास वापस जाना पड़े। तो लगभग 12 करोड़ का जो हमारा तीसरा हिस्सा होता है 4 करोड़ रुपए। तो मैंने इस योजना के लिए 4 करोड़ रुपए का प्रावधान करते हुए राजस्थान के प्रत्येक जिले में राजीव गांधी किसान बीज उपहार योजना के माध्यम से हर जिले में किसानों को बिना किसी अतिरिक्त लागत के एक ट्रैक्टर देने का फैसला किया, जो कि लॉटरी के माध्यम। और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ इस समय राजस्थान दौरे पर हैं। ब्रह्म कुमारी शांतिवन में रंगारंग कार्यक्रम संस्था के 85वें वार्षिकोत्सव विशेष आयोजन में हिस्सा लेने के लिए वो दिल्ली से यहां पर पहुंचे हैं। लाइव तस्वीरें आबू रोड से। धनखड़ जी को प्राप्त हो रहा है। आप देख रहे हैं ईश्वरीय प्रसाद लेकर के हम आपकी यहाँ उपस्थिति को सम्मान दे रहे हैं। अभी मैं जिस घड़ी का हम सभी बहुत देर से इंतजार कर रहे थे वो घड़ी अब आई है। मैं निवेदन करती हूँ हमारे माननीय उपराष्ट्रपति जी से कि वो अपना अध्यक्ष भाषण चीफ गेस्ट एड्रेस हमारे सामने रखें। ऑनरेबल वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज नाउ गोइंग टू एड्रेस ऑल ऑफ अस। देवी देवताओं की दुनिया है आई। दीपावली और नव वर्ष की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। I am absolutely honored to be present here. ये दिन मुझे सदा याद रहेगा। मंचासीन राजयोगिनी बीके जयंती जी, हमने उनको सुना और जो कुछ ज्ञान प्राप्त किया, जिस भावना से बात कही गई वो अमिट है और आज के दिन विश्व की आवश्यकता है। राजयोगी बीके ब्रजमोहन जी ने, जिनसे मेरा परिचय हुआ,
And I can tell you, a man of enormous talent and commitment. I share with him a platform of professionalism. पर जो जीवन का सार इन्होंने हमें बताया, कम शब्दों में बताया, एक तरीके से वो गीता का सार है। हमारी संस्कृति का आधार है। और उनको सुनते ही लगा हम में से जो कुछ लोग बहके हुए हैं, अंधाधुंध होकर पता नहीं क्या प्राप्त करना चाहते हैं, वो जब चिंतन करेंगे तो पता लगेगा जीवन की सच्चाई अंदर है। आत्मीयता, प्रसन्नता, सेटिस्फैक्शन एंड हैप्पीनेस, ये बिल्कुल अलग है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। Headlines presented by पेट सफा आयुर्वेदिक